Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Makhtar, sociology teacher at Filler Form. So अभी हम लोग इंडियन थिंकर के कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम एन श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट को. 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं. कंफर्म दैट वॉइस एंड पीपीटी क्लियर और नॉट. Confirm that voice and PPT clear or not. ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. सो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में जो लोग भी हैं, अगर वो फिलर फॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो कि है अलीम10, जिसको यूज करने पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये फिलर फॉर्म के ऑल कोर्सेज पे अप्लीकेबल होता है. अप्लीकेबल ऑन ऑल कोर्सेज ऑफ फिलर फॉर्म. फिलर फॉर्म के सभी कोर्सेज पे ये अप्लीकेबल है. तो आप जो है इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं फिलर फॉर्म के कोर्सेज को, वो ज्वाइन कर सकते हैं. और हमारी डेली क्लासेस जो है वो 3 PM पे होती हैं. इनकेस 3 PM पे अगर क्लास नहीं हो पाती है तो 8 PM पे होती हैं. यही 2 टाइमिंग है हमारा. डेली 3 PM रहता है. इनकेस अगर 3 PM पे कोई क्लास नहीं हो पाती है तो 8 PM पे हम क्लास लेते हैं. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग एम.एन. श्रीनिवास के बैकग्राउंड को देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि जब तक आप किसी थिंकर के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं वो, तब तक आप उनके सारे कॉन्सेप्ट को समझने में समझ नहीं पाएंगे. ठीक. सो एम.एन. श्रीनिवास के सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं. एम.एन. श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है. ठीक. M.N. मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है. Was an Indian sociologist. He was an Indian sociologist and social anthropologist. Indian sociologist as well as social anthropologist. He is mostly known for his work on caste and caste system. इनका ज्यादातर वर्क जो है वो कास्ट एंड कास्ट सिस्टम पे है, और इन्हीं वर्क के नाम से ये जाने जाते हैं. ठीक. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन साउथ इंडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है एम.एन. श्रीनिवास से रिलेटेड है. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी इनका वर्क है, संस्कृताइजेशन इनका वर्क है, वेस्टर्नाइजेशन इन साउथ इंडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एम.एन. श्रीनिवास से जुड़े हैं, जो बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. M.N. Srinivas was born on 16th November 1960. ये 16 नवंबर 1916 को मैसूर में इनका जन्म हुआ था. ठीक. डाइड ऑन 1999 इन बेंगलुरु. बेंगलुरु में इनकी डेथ हुई थी. ठीक. तो कभी भी बॉर्न एंड डेथ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. इनके जो एकेडमिक एडवाइजर थे वो E.E. एवान प्रिचार्ड थे. ठीक.
एजुकेशन इनकी जो हुई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एल्फिस्टोन कॉलेज, एल्फिस्टोन कॉलेज से हुआ है इनका एजुकेशन। अवार्ड इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1977 में। तो ये सारे बैकग्राउंड हम क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले आता है मेथडोलॉजी क्या थी, एमएन श्रीनिवास की मेथडोलॉजी क्या थी, ये देखते हैं। कार्यप्रणाली क्या थी ये देखते हैं। ठीक, गुड आफ्टरनून। ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट। सो एमएन श्रीनिवास क्या थे? फंक्शनलिस्ट थे। फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? जो सोसाइटी के जितने पार्ट्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उन जितने सिस्टम है, उन सारे सिस्टम को देखते हैं कि ये फंक्शनल हैं और ये सोशल इंटीग्रेशन में किस तरह से काम करते हैं। इसी चीज को अगर कोई देखता है तो उसको फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। सो एमएन श्रीनिवास वाज अ फंक्शनलिस्ट। तो ये देखते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है, ये कास्ट जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है सोसाइटी में। वो एक कार्यात्मकतावादी थे। ठीक, एमएन श्रीनिवास क्या थे? कार्यात्मकतावादी थे या कार्यात्मकवादी कह सकते हैं। रिजेक्ट टेक्सुअल व्यू, ये टेक्सुअल व्यू को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट के जरिए, बुक्स के जरिए कोई चीज आप स्टडी करते हैं उसी को टेक्सुअल व्यू कहा जाता है। तो ये टेक्सुअल व्यू को रिजेक्ट करते हैं और फील्ड व्यू को सपोर्ट करते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा के जरिए जो स्टडी होती है उसको ये रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि फील्ड वर्क ज्यादातर करना चाहिए। ही सपोर्टेड फील्ड व्यू एंड रिजेक्टेड टेक्सुअल व्यू। इन्होंने जो है पुस्तकीय अध्ययन को कह सकते हैं या लेखीय अध्ययन कह सकते हैं। इन्होंने जो है लेखीय अध्ययन को अस्वीकार किया है और क्षेत्रीय अध्ययन को स्वीकार किया है, समर्थित किया है। ठीक, और क्षेत्रीय अध्ययन को समर्थित किया है और लेखीय अध्ययन को अस्वीकार किया है। ठीक, तो ये कार्यप्रणाली थी एमएन श्रीनिवास की। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। He took Indian sociology out of cultural and historical studies। ठीक, पहले इंडियन सोशोलॉजी किसके बेस पे थी? कल्चरल बेस पे थी एंड हिस्टोरिकल स्टडीज के बेस पे थी। इन्होंने उस इंडियन सोशोलॉजी को उससे बाहर लाया। ठीक, सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज took Indian sociology out of cultural and historical studies, so it is एमएन श्रीनिवास। उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन से बाहर निकाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एमएन श्रीनिवास हैं, पहले जो भारतीय समाजशास्त्र था उसमें ज्यादातर जो अध्ययन हुए हैं वो सांस्कृतिक अध्ययन हुए हैं या तो ऐतिहासिक अध्ययन हुए हैं। एमएन श्रीनिवास ने पहली बार इन सब चीजों से हटकर अध्ययन किया है, यानी कि इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को सांस्कृतिक अध्ययन और ऐतिहासिक अध्ययन से बाहर निकाला है। एंड ही कॉल्ड घुरे एज द डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। इन्होंने डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी कहा है घुरे को। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कंसीडर घुरे एज डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। सो इट इज एमएन श्रीनिवास हु कंसीडर घुरे एज द डॉयन ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। उन्होंने घुरे को भारतीय समाजशास्त्र का डायन कहा है। ठीक, डॉयन कहा है। ठीक, यानी कि घुरे को भारतीय समाजशास्त्र का डॉयन किसने कहा है? तो ये एमएन श्रीनिवास ने कहा है। ठीक, कॉल्ड आर के मुखर्जी फिलोसफिकल बट नॉट मिस्टिकल। तो इन्होंने घुरे को डॉयन कहा और आर के मुखर्जी को कहा कि आर के मुखर्जी फिलोसफिकल तो हैं लेकिन मिस्टिकल नहीं है। आर के मुखर्जी वॉज अ फिलोसफिकल थिंकर नॉट अ मिस्टिकल थिंकर, ये एमएन श्रीनिवास ने कहा है। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु कंसीडर आर के मुखर्जी एज फिलोसफिकल बट नॉट मिस्टिकल। आर के मुखर्जी को दार्शनिक कहा है लेकिन रहस्यवादी नहीं, यानी कि ये कहते हैं कि आर के मुखर्जी दार्शनिक तो हैं लेकिन रहस्यवादी नहीं है। आर के मुखर्जी क्या है? दार्शनिक तो हैं लेकिन रहस्यवादी
नहीं है। देयर शुड बी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल यूसेज इन सोशल साइंसेस। तो ये सपोर्ट करते हैं कि सोशल साइंसेस में भी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल यूसेज होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा की स्टडी होनी चाहिए सोशोलॉजी में। ठीक, सो कौन सपोर्ट करता है कि सोशोलॉजी में नहीं, सोशल साइंसेज में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये एम.एन. श्रीनिवास है। सामाजिक विज्ञान में गणितीय और सांख्यिकीय उपयोग होना चाहिए। ये किसने कहा था कि सामाजिक विज्ञान में भी जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान में गणितीय और सांख्यिकीय उपयोग होते हैं, इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी गणितीय और सांख्यिकीय डाटा का उपयोग होना चाहिए। ठीक, कास्ट के बारे में एम.एन. श्रीनिवास ने क्या कहा है? एम.एन. श्रीनिवास हैज डिफाइंड कास्ट एज अ हेरिडेटरी। ये कहते हैं, ये डिफाइन करते हैं कास्ट को एज हेरिडेटरी। हेरिडेटरी किसको कहते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। एंडोगैमस यानी कि जो आपके बाप दादा की जो कास्ट होगी वही आपकी कास्ट होगी। ठीक, जो आपके ऊपर की जनरेशन की जो कास्ट होती है उसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है उसकी भी वही कास्ट होती है। इसी को कहा जाता है हेरिडेटरी। एंडोगैमस यानी कि विद इन कास्ट मैरिज करना होता है, आउट ऑफ द कास्ट ऑफ मैरिज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कास्ट को डिफाइन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने कि इट इज हेरिडेटरी, इट इज एंडोगैमस एंड यूजुअली लोकलाइज्ड ग्रुप। और ये ज्यादातर लोकलाइज्ड ग्रुप होता है। लोकलाइज्ड ग्रुप मतलब किसी एक एरिया की कास्ट होती है। ठीक, हैविंग अ ट्रेडिशनल एसोसिएशन, इनके पास एक ट्रेडिशनल एसोसिएशन होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रेडिशंस इस कास्ट के साथ जुड़े होते हैं। विद एन ऑक्यूपेशन, जिसके साथ एक ऑक्यूपेशन भी जुड़ा होता है। हर कास्ट का एक ऑक्यूपेशन होता है। ठीक, ये आप जानते ही हैं, बढ़ई का एक अलग ऑक्यूपेशन होगा, लोहार का अलग ऑक्यूपेशन होगा। तो इससे जो है एक ऑक्यूपेशन भी जुड़ा होता है कास्ट के साथ। ये एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। एंड ऑक्यूपाइंग अ पार्टिकुलर पोजीशन इन द लोकल हायरार्की ऑफ द कास्ट, यानी कि किसी एक सोसाइटी में जो लोकल हायरार्की होती है कि कौन अपर स्टेटस में रहेगा, कौन लोअर स्टेटस, यानी कि किसकी पोजीशन हाई होगी, किसकी पोजीशन लो होगी, इसमें एक पोजीशन हासिल करते हैं कास्ट। ठीक, यानी कि जो लोकल हायरार्की है उसमें कास्ट की एक पोजीशन होती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन डिसाइड होती है कि कौन सी कास्ट की क्या पोजीशन होगी। ठीक, जाति के बारे में एम.एन. श्रीनिवास क्या कहते हैं? एम.एन. श्रीनिवास ने जाति को एक वंशानुगत कहा है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में इसका स्थानांतरण होता है। जो आपके वंशज की जो जाति होती है वही आपकी भी जाति होती है। अंतर्विवाही होता है। अंतर्विवाही मतलब क्या होता है कि आपको अपनी जाति के अंदर ही विवाह करना होता है, जाति के बाहर विवाह आप नहीं कर सकते हैं। और आमतौर पर स्थानीय समूह होता है, यानी कि किसी एक स्थानीय समूह होता है। ऐसा नहीं है कि कास्ट जो है बहुत ज्यादा फैली हुई होती है। ये एम.एन. श्रीनिवास का मानना है। ठीक, आमतौर पर स्थानीय समूह के रूप में परिभाषित किया है जो एक व्यवसाय के साथ एक पारंपरिक जुड़ाव रखता है, यानी कि ये किसी एक पारंपरिक जुड़ाव के साथ जुड़ा होता है और इसका एक व्यवसाय भी होता है, यानी कि इसके साथ एक पारंपरिक जुड़ाव होता है, बहुत सारी परंपरा भी होती है इसके साथ और व्यवसाय भी इसके साथ जुड़ा होता है। और जातियों के स्थानीय पदानुक्रम में एक विशेष स्थान रखता है, यानी कि जो उस स्थान का पदानुक्रम है, एक विशेष पदानुक्रम है, उसमें एक विशेष स्थानीय स्थान रखता है जाति। ठीक, तो हर जाति जो है एक जो वहाँ की जो विशेष स्थान की जो पदानुक्रम है उसमें एक स्थान ग्रहण करता है, जो भी जाति होती है वो। ठीक, डोमिनेंट कास्ट के बारे में क्या कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है एम.एन. श्रीनिवास का। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हु दे गेव द who is related to dominant caste or who gave the term dominant caste? दबंग जाति। ठीक, श्रीनिवास asserts that to be a dominant caste, श्रीनिवास कहते हैं कि एक डोमिनेंट हो कास्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। अ कास्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी भी कास्ट को डोमिनेंट होने के लिए, यानी कि उस कास्ट का दबदबा होने के लिए जरूरी है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों। आगे हम लोग देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होनी चाहिए किसी एक कास्ट को डोमिनेंट कास्ट बनने के लिए। श्रीनिवास का दावा है कि एक प्रमुख जाति होने के लिए
एक जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि एक दबंग जाति होने के लिए, एक प्रमुख जाति होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, तभी वो जाति दबंग जाति कहला सकती है, प्रमुख जाति कहला सकती है। ठीक। सो इट मस्ट ओन अ साइजेबल अमाउंट ऑफ कल्टीवेबल लैंड, यानी कि इनके पास जमीनें होनी चाहिए, कल्टीवेबल लैंड होना चाहिए जिसमें कल्टीवेशन किया जा सकता हो। साइजेबल अमाउंट यानी कि अच्छा खासा अमाउंट इनके पास लैंड होना चाहिए, तभी उस जाति के लोग जो है डोमिनेंट कास्ट में आएंगे। यानी कि ऐसी जाति को लोग जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा होती हैं, उस जाति के लोगों के पास जो है उस जाति को आप डोमिनेंट जात या डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं, दबंग जाति कह सकते हैं। ठीक। इनके पास कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, यानी कि कृषि के लिए बड़ा हिस्सा होना चाहिए भूमि का। कृषि भूमि जो है वो बहुत ज्यादा हिस्सा इन्हीं के पास होना चाहिए, तभी इनको आप दबंग जाति कह सकते हैं या प्रमुख जाति कह सकते हैं। तो किसी भी जाति को प्रमुख जाति होने के लिए पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है? इट मस्ट बी ऑफ कंसिडरेबल न्यूमेरिकल लेंथ, मतलब कि इनका जो नंबर है, यानी कि जितने लोग हैं उस जाति में, वो नंबर हाई होना चाहिए। ठीक। वो नंबर हाई होना चाहिए, कंसिडरेबल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ही 4 लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं और तो उनकी जाति को आप दबंग जाति या डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। उसमें नंबर भी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लोग, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए इनकी। तो दूसरी शर्त ये है कि लोग ज्यादा होना चाहिए, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ये काफी संख्यात्मक शक्ति का होना चाहिए, यानी कि इनकी संख्या भी ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा कृषि भूमि होने के साथ साथ इनकी संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए किसी भी प्रमुख जाति बनने के लिए, दबंग जाति बनने के लिए। इट मस्ट एंजॉय अ हाई प्लेस इन द लोकल कास्ट हायरार्की, यानी कि लोकल कास्ट हायरार्की में इनकी हाई प्लेस भी होनी चाहिए। ठीक। और इनका ये मानना था कि हर जगह की जो कास्ट है, जो डोमिनेंट कास्ट है, वो अलग अलग है। ठीक। जैसे आप हरियाणा में जाट वगैरह जो है वो डोमिनेंट कास्ट में आते हैं, गुजरात में पटेल जो है डोमिनेंट कास्ट में आते हैं। तो यही इनका कहना है कि जाति जो है वो अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह पे अलग अलग जातियां डोमिनेंट होती हैं। ऐसा नहीं है, कोई यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है कि अगर जाट एक जगह पे जो है डोमिनेंट कास्ट में है तो वो हर जगह पे डोमिनेंट कास्ट में होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक। सो हाई प्लेस होना चाहिए किसी एक लोकल हायरार्की में। ठीक। तभी इनको डोमिनेंट कास्ट माना जा सकता है। इनको स्थानीय जाति पदानुक्रम में एक उच्च स्थान का आनंद लेना चाहिए, यानी कि जो स्थानीय जाति पदानुक्रम है उसमें इनका स्थान ऊंचा होना चाहिए। ठीक। तभी इनको आप दबंग जाति या प्रमुख जाति कह सकते हैं। सब कास्ट को इन्होंने कहा है, सब कास्ट यानी कि जाति, जैसे यादव हो गए और पटेल हो गए, जाट हो गए, ये सारे लोग जो है जाति उपजाति में आते हैं, सब कास्ट में आते हैं। ये हो सकता है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय। कास्ट क्या होती है? कास्ट 4 ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक। अब उसमें अलग अलग जाति भी है। ठीक। उसमें अलग अलग जाति है जिसको एम.एन. श्रीनिवास ने सब कास्ट कहा है, जाति कहा है। तो जाति का वर्ड भी इन्होंने ही दिया है। ठीक। तो कहते हैं कि जो सब कास्ट है वही रियल यूनिट है कास्ट सिस्टम की। ठीक। जो सब कास्ट है वही रियल यूनिट है कास्ट सिस्टम की। ठीक। सब कास्ट इज द रियल यूनिट, यानी कि जाति जो है वो रियल यूनिट है कास्ट सिस्टम की। उपजाति जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई है। ठीक। उपजाति जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई है। जैसे यादव हो सकता है, यादव किस में आते हैं? क्षत्रिय में आते हैं या ब्राह्मण में आते हैं? मुझे नहीं पता। सपोज करिए हो सकता है क्षत्रिय में आते हो, तो क्षत्रिय में बहुत सारी जात आती हैं। ठीक। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता यादव किस कास्ट में आते हैं। ठीक। किस मतलब उसमें आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं या ब्राह्मण में आते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस। अगर सपोज करते हैं यादव जो है वो क्षत्रिय है, ठीक, तो ऐसी बहुत सारी जातियां होंगी जो क्षत्रिय होती हैं, क्षत्रिय होंगी। तो हम ज्यादातर किसको कंसीडर करते हैं? यादव को। यादव ही जो है एक रियल यूनिट होती है, अस्थायी इकाई होती है, वास्तविक इकाई होती है किसी भी स्थान की। ठीक। फीचर्स ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट के फीचर क्या बताए हैं एम.एन. श्रीनिवास ने, जाति की विशेषताएं क्या बताई हैं। तो सबसे पहले है इसमें हायरार्की, यानी कि हायरार्की होती है कोई कास्ट
अपर पोजीशन पे होती है, फिर उससे लोअर पोजीशन पे कोई कास्ट होती है, फिर उससे लोअर पोजीशन पे कोई कास्ट होती है, फिर उससे लोअर पोजीशन पे कोई कास्ट होती है। पदानुक्रम होता है। पहले उच्च उच्च पद पे कोई जात होती है, फिर उससे निम्न पद पे कोई जात होती है, फिर उससे निम्न पद पे कोई जात होती है, फिर उससे निम्न पद पे कोई जात होती है। तो इसी को पदानुक्रम कहा जाता है। तो कास्ट का जो फीचर है पहला वो है हायरार्की। जाति की जो पहली विशेषता है वो है पदानुक्रम। दूसरा जो है वो है पॉल्यूशन, प्रदूषण। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन जो है ये फीचर है जाति का। ठीक, क्या पॉल्यूशन होता है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। दूसरा ये फीचर है जाति की विशेषता, दूसरी है प्रदूषण। कास्ट पंचायत, तो कास्ट में जो है कास्ट पंचायत भी होती हैं, जाति पंचायतें भी होती हैं। ये भी एक विशेषता है, ये भी एक फीचर है कास्ट सिस्टम का। रिस्ट्रिक्शन ऑन कमेंसलिटी, ड्रेस, स्पेसिस एंड कस्टम, यानी कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे किससे बोलना है, कैसा कस्टम होगा, उस कस्टम को कौन अपना सकता है, कौन नहीं अपना सकता है, इन सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक, तो ये भी एक तरह का कास्ट सिस्टम का फीचर है। ठीक, सहभोग, पोशाक, भाषण और रीति रिवाज पर प्रतिबंध, यानी कि आपका खाना पीना कैसा होगा, पोशाक आपकी कैसे होगी, कौन किस तरह का पोशाक पहन सकता है, कौन किस तरह का पोशाक नहीं पहन सकता है, कौन किससे बातचीत कर सकता है, कौन किससे बोल सकता है, क्या बोल सकता है, रीति रिवाज कौन मना सकता है, कौन किस रीति रिवाज को मना सकता है, ये सारी चीजें जो है इनमें प्रतिबंध होता है। ये भी जाति की एक विशेषता है। ठीक, ये भी जाति की एक विशेषता है। द्विजा कास्ट के बारे में क्या कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने? द्विजा मीन्स होता है ट्वाइस बान, यानी कि जो बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जिनको ये माना जाता है कि ये ट्वाइस बान कास्ट है, द्विजा कास्ट है। द फर्स्ट थ्री कास्ट यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विजा कास्ट माना जाता है। आर ट्वाइस बान और द्विजा। Since the men from these castes are entitled to don the sacred thread at the Vedic rite of Upanyana। ठीक, यानी कि ये जो है एक सेक्रेट थ्रेड होता है जिसको ये बांध सकते हैं। ठीक, और जो उस सेक्रेट थ्रेड को बांध सकता है, एक पवित्र धागा होता है, उसको बांधना होता है। जो उस धागे को बांध सकता है, जो एक उपन्याना में है, वेद में बताया गया है। ठीक, सो जो जातियां इस धागे को बांध सकती हैं, इस सेक्रेट थ्रेड को बांध सकती हैं, उनको द्विजा कास्ट माना जाता है। शायद जनेऊ होता है वो ना थ्रेड का नाम। So the first three castes are twice born or Dvija, since the men from these castes are entitled to don the sacred thread at the Vedic rite of Upanyana, which the शूद्रा वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म। तो लास्ट में क्या है, शूद्रा है। शूद्रा कभी भी जनेऊ नहीं पहन सकते, धागा नहीं बांध सकते, तो ये द्विजा कास्ट के नहीं होते। ठीक, द्विज जाति क्या होती है? पहली तीन जातियां द्विज या द्विज हैं। पहली तीन जातियां क्या है? द्विज जाति हैं। ठीक, पहली तीन जातियां जो है द्विज जाति हैं, क्योंकि इन जातियों के पुरुषों को उपनयन के वैदिक संस्कार में जनेऊ धारण करने का अधिकार है, यानी कि ये जनेऊ धारण कर सकते हैं। ये जातियां, ये तीन जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्या, ये जनेऊ धारण कर सकती हैं। ठीक, इसीलिए इनको द्विज जाति कहा जाता है। इनके पास ये अधिकार है कि ये जनेऊ धारण कर सके, जिसे करने की अनुमति शूद्रों को नहीं होती। तो शूद्र जो है जनेऊ धारण नहीं कर सकते, इसीलिए इसको द्विज जाति में नहीं रखा गया है। ठीक, तो जो भी द्विज जाति हैं जो जनेऊ धारण करती हैं वो द्विज जाति हैं। ठीक, और इसमें तीन जातियां आती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। संस्कृताइजेशन के बारे में क्या कहा है एम.एन. श्रीनिवास ने? ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बताया है एम.एन. श्रीनिवास ने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया है संस्कृताइजेशन का। डिफाइनिंग संस्कृताइजेशन, श्रीनिवास राइट्स, संस्कृताइजेशन को डिफाइन करते वक्त श्रीनिवास क्या लिखते हैं कि संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लोअर कास्ट tribe or any other group changes its custom or rituals, ideologies and way of life in the direction of a higher or more often twice born caste। तो संस्कृताइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें जो लोअर कास्ट होती हैं या लोअर ट्राइब होती हैं वो अपर कास्ट के या अपर ट्राइब के कस्टम, रिचुअल, आइडियोलॉजी और वे ऑफ लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर ये हाई कास्ट के लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या ट्वाइस बॉर्न कास्ट जो है उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसी को संस्कृताइजेशन कहा जाता है। ठीक। So defining Sanskritization, Srinivas writes, Sanskritization is a process by which a lower caste or tribe or any other group changes its customs, rituals, ideology, and way of life in the direction of higher or more often twice born caste. ठीक। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए श्रीनिवास लिखते हैं, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निचली जाति या जनजाति या कोई अन्य समूह अपने रीति रिवाजों, विचारधारा और जीवन के तरीके को उच्च या अधिक बार द्विज जाति की दिशा में बदलते हैं। यानी कि जो इनकी विचारधारा है, जो इनके रीति रिवाज हैं, जो इनके जीवन के तरीके हैं, जो द्विज जाति के लोग हैं या जो उच्च जाति के लोग हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं जो निचली जाति के या जनजाति के लोग होते हैं। इसी को कहा जाता है संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण। ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण क्या है संस्कृतिकरण के? तो संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इमिटेशन इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि इमिटेशन, कॉपी करने का इंडियन सोसाइटी में एक प्रोसेस है संस्कृताइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, अपर कास्ट के कस्टम, कल्चर, वे ऑफ लाइफ को कॉपी करते हैं, उसी को कहा जाता है इमिटेशन। तो ये इमिटेशन का एक प्रोसेस है इंडियन सोसाइटी में। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में अनुकरण की एक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण जो है वो भारतीय समाज में अनुकरण की एक प्रक्रिया है। अनुकरण कहते हैं किसी चीज को नकल करने की। ठीक। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरा है संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज टुवर्ड्स ट्वाइस बॉर्न कास्ट। ये प्रोसेस है कल्चरल चेंज का। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि संस्कृताइजेशन क्या है, सोशल चेंज है, कल्चरल चेंज है या पोजिशनल चेंज है या स्ट्रक्चरल चेंज है। तो संस्कृताइजेशन इज अ कल्चरल चेंज, संस्कृताइजेशन इज अ कल्चरल चेंज, ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये स्ट्रक्चरल चेंज है या कल्चरल चेंज, तो इट इज कल्चरल चेंज। तो संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज टुवर्ड्स ट्वाइस बॉर्न कास्ट, यानी कि ट्वाइस बॉर्न कास्ट की कल्चर को हम अपनाते हैं, इसी को संस्कृताइजेशन कहा जाता है। संस्कृतिकरण द्विज जातियों के प्रति सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये सांस्कृतिक परिवर्तन है या संचारी परिवर्तन है या संरचनात्मक परिवर्तन है। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। तो संस्कृतिकरण क्या है, द्विज जाति के प्रति सांस्कृतिक परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, सांस्कृतिकरण कहलाता है। ये दूसरी विशेषता है, दूसरा लक्षण है। तीसरा क्या है, इन दिस प्रोसेस अ कास्ट इज ओनली ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस एंड नॉट द सोशल स्ट्रक्चर। तो ये सिर्फ अपना स्टेटस बदलना चाहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहते। ठीक। यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, तो आप सोशल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ स्टेटस को चेंज किया जाता है, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया में जाति केवल स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है जाति सिर्फ स्थिति को बदलने की कोशिश करती है, सामाजिक संरचना को ये नहीं बदल सकती। ठीक। इस प्रक्रिया में जाति केवल स्थिति को बदल सकती है, बदलने की कोशिश कर रही है, ना कि सामाजिक संरचना को। तो ये सामाजिक संरचना को नहीं बदलते हैं बल्कि जाति की स्थिति को बदलते हैं। ठीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, पांचवा क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन हैज आल्सो गिवन राइज टू डीसेंस्कृताइजेशन। जो कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन का, उसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आ जाता है डीसेंस्कृताइजेशन का। अब संस्कृताइजेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो निचली कास्ट के लोग होते हैं वो अपर कास्ट के कल्चर, कस्टम और रिचुअल्स या वे ऑफ लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसी को संस्कृताइजेशन कहा जाता है। लेकिन डीसेंस्कृताइजेशन किसको कहा जाता है, डीसेंस्कृताइजेशन कहा जाता है कि जब अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को कॉपी करने लगे। अब ये ऐसा तो होता नहीं, कभी कोई अपनी पोजीशन घटाना क्यों चाहेगा। ठीक। तो ऐसा होता है। ठीक। जैसे
जो अपर कास्ट लोग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन नॉन नहीं वेजिटेरियन होते हैं। अपर कास्ट जो है वेजिटेरियन होते हैं। अगर ये नॉन वेजिटेरियन बनते हैं तो ये लोअर कास्ट का फीचर है। तो इसी को सेंस्क्रिटाइजेशन कह सकते हैं, डीसेंस्क्रिटाइजेशन इसी को कह सकते हैं, क्योंकि ये लोअर कास्ट के कस्टम को, रिचुअल को ये अपना रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको डीसेंस्क्रिटाइजेशन कहा जाता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा से डीसंस्कृतिकरण को भी जन्म दिया है। अब ये डीसंस्कृतिकरण क्या होता है? जब अपर कास्ट यानी कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति की कुछ चीजों को कॉपी करने के लिए कोशिश करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको डीसंस्कृतिकरण कहा जाता है। जैसे क्या है ये? सृष्टि क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। तो यही है, जैसे कि निम्न जाति के लोग जो हैं वो मांस मछली खाते हैं। ठीक, अपर जाति के लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ अपर जाति के लोग जब ये खाने लगते हैं तो उसी को डीसंस्कृतिकरण कहा जाता है, क्योंकि ये निम्न जाति के लोगों को कॉपी कर रहे हैं। ठीक, मॉडल्स ऑफ संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन के मॉडल कौन कौन से हैं, सांस्कृतिकरण के मॉडल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है कल्चरल मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल। ठीक, सांस्कृतिकरण के मॉडल में सबसे पहले आ जाता है सांस्कृतिक मॉडल यानी कि कल्चरल मॉडल। अब ये कल्चरल मॉडल होता क्या है? कास्ट हैव बीन असाइंड हाई और लो स्टेटस। कास्ट का स्टेटस या तो हाई होता है या लो होता है, अकॉर्डिंग टू कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो हाई स्टेटस में होंगी या लो स्टेटस में होंगी, ये डिसाइड किया जाता है हिंदूज। यानी कि जैसा उनका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होगी वैसा ही उनका स्टेटस होगा। तो कास्ट को उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बेस में, हिंदू सोसाइटी में कास्ट को एक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बेस में हाई या लो पोजीशन में रखा जाता है। हिंदू समाज में या हिंदुओं में हिंदुओं की सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार जातियों को उच्च या निम्न दर्जा दिया जाता है। तो जैसी उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं होंगी ऐसा ही हिंदू समाज में जातियों को उच्च या निम्न दर्जा दिया जाता है। ठीक, द वियरिंग ऑफ सेक्रेड थ्रेड, जनेऊ का पहनना। द वियरिंग ऑफ सेक्रेड थ्रेड यानी कि सेक्रेड थ्रेड का पहनना। डिनाइंग द यूज ऑफ मीट, मीट का इस्तेमाल करने से बचना। डिनाइंग यानी कि उससे मना करना, आप मीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेक्रेड थ्रेड पहनेंगे। एंड लिकर नहीं यूज करेंगे, यानी कि शराब वगैरह नहीं पिएंगे, आप मीट मच्छी नहीं खाएंगे। ऑब्जर्विंग एंडोगैमी, और आप एंडोगैमी करेंगे यानी कि विद इन कास्ट मैरिज करेंगे। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज, और विडो रीमैरिज को रोकेंगे, उसको उससे उसका प्रोहिबिशन करेंगे। ठीक, ऑब्जर्विंग द रिस्ट्रिक्शन इन कास्ट सिस्टम, और जो भी कास्ट सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन है उसको मानेंगे। वर्शिप अकॉर्डिंग टू द मोड्स एंड मेथड डिस्क्राइब इन द रिलीजियस टेक्स्ट बुक, और जैसा मोड्स एंड मेथड रिलीजियस टेक्स्ट बुक में बताया गया है वर्शिप करने का, पूजा पाठ करने का, वैसा अगर आप करते हैं। गिविंग रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज एक्सेट्रा, जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, रिलीजियस स्टोरीज हैं, यानी कि धर्म की जो कहानियां हैं, जो ये सारी चीजें, उपन्यास वगैरह हैं, इन सबको रिस्पेक्ट देना। हैव बीन गिवन सैंक्टिटी इन ट्रेडिशनल कल्चर, तो ये सारी चीजें जो करता है उसको हाई स्टेटस में रखा जाता है, जो नहीं करता है उसको लो स्टेटस में रखा जाता है। ठीक, यानी कि जो जनेऊ पहन रहा है, मीट मच्छी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एंडोगैमी यानी कि अपनी ही कास्ट में शादी कर रहा है, शराब का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, विडो को दोबारा विवाह करने से रोकता है, और वर्शिप करता है जो भी मेथड्स एंड तरीके बताए गए हैं रिलीजियस टेक्स्ट बुक में, और रिलीजियस टेक्स्ट बुक में जो भी स्टोरीज बताई गई हैं उन सब की रिस्पेक्ट करता है। ठीक, तो वो हाई कल्चर में आता है, हाई स्टेटस होगा उसका, और जो नहीं करता है वो उसका लो स्टेटस होगा। ठीक, जनेऊ धारण करना, मांस और शराब के उपयोग से इनकार करना, यानी कि आप जनेऊ धारण कर रहे हैं, मांस और शराब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उससे इनकार कर रहे हैं। सजातीय विवाह का पालन कर रहे हैं, यानी कि अपनी ही जाति में विवाह कर रहे हैं।
विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, यानी कि आप ये मानते हैं कि विधवा को दोबारा शादी नहीं करना चाहिए। ठीक। जाति व्यवस्था में प्रतिबंध का पालन करना, और जो भी जाति व्यवस्था में प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों का पालन करना। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित विधियों और विधियों के अनुसार पूजा करना, यानी कि जो भी तरीके, जो भी विधि बताई गई हैं धार्मिक ग्रंथों में कि पूजा पाठ कैसे करना है, उस अनुसार अगर आप पूजा पाठ करते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सम्मान देते हैं। पारंपरिक संस्कृति में कहानियां आदि को पवित्रता दी गई है। तो ये सारी चीजें जो करता है उसको पवित्रता दी गई है, उसको माना जाता है, उसका दर्जा ऊंचा होता है, उच्च दर्जे के लोग ये होते हैं। और जो ये सारी चीजें नहीं करते हैं उनको निम्न दर्जे में रखा जाता है, उस जाति को निम्न दर्जे में रखा जाता है। वर्ण मॉडल, तो पहला हो गया कल्चरल मॉडल, दूसरा है वर्ण मॉडल। ठीक। अब वर्ण मॉडल क्या है सेंसिटाइजेशन में? द लोअर कास्ट कॉपिंग द आइडियल्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ सुपीरियर कास्ट। तो यहाँ पे जो लोअर कास्ट है वो जो आइडियाज है, जो लाइफ स्टाइल है सुपीरियर कास्ट को की, उसको कॉपी कर रहे हैं। where the Kshatriyas enjoy superiority, the lower caste followed their lifestyle and ideals। ठीक। तो जहाँ पे क्षत्रिया जो है सुपीरियरिटी इंजॉय कर रहे हैं, यानी कि हाई पोजीशन में है, वहां पे लोअर कास्ट जो है क्षत्रिया को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है वर्ण मॉडल। निचली जाति के लोग या निम्न जाति के लोग उच्च जातियों के आदर्श और जीवन शैली का मुकाबला करते हैं, यानी कि उनको कॉपी करते हैं, मुकाबला नहीं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनकी जैसी जीवन शैली है, जैसे आदर्श हैं, उन सारी चीजों को ये अपनाना चाहते हैं। जहाँ पे क्षत्रिय श्रेष्ठता का आनंद लेते हैं, जहाँ पे क्षत्रिय श्रेष्ठ पोजीशन पे हैं, श्रेष्ठ दर्जे में हैं, वहां पे जो निम्न जातियां हैं वो क्षत्रिय को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो ये हो गया वर्ण मॉडल। साइमल्टेनियसली वेयर द वैश्याज इंजॉय सुपीरियरिटी, जहाँ पे वैश्या सुपीरियरिटी इंजॉय कर रहे हैं, वहां पे जो लोअर कास्ट है शूद्रा, यानी कि वो वैश्या को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस समाज में जो कास्ट हाई पोजीशन पे है उसी को कॉपी किया जाता है। ओनली द अंत्याज और लोअर कास्ट कॉपी द शूद्रा। सिर्फ जो अंत्याज है, ठीक, जो शूद्रा से भी निचली जाति में आते हैं, वही शूद्रा को कॉपी करते हैं। इसके साथ ही जहाँ वैश्य श्रेष्ठता का आनंद ले रहे हैं, वहाँ निचली जातियां जो है वैश्य के जीवन शैली को, आदर्शों को का पालन करते हैं। सिर्फ अंत्याज एक ऐसी जाति है जो शूद्रा को कॉपी करती है। ठीक। दैट इज टू से emulating the lifestyle or ideals of a varna on the basis of honor and superiority enjoyed by the class is called वर्ण मॉडल और संस्कृताइजेशन। ठीक। तो जब आप वर्णा को फॉलो करते हैं कि वर्ण में जो है वैश्या का हाई स्टेटस है, वर्ण में ब्राह्मण का हाई स्टेटस है, वर्ण में शूद्र का मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय का हाई स्टेटस है, तो आप उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप वर्ण मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को वर्ण मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन कहा जाता है। अर्थात उस वर्ग द्वारा प्राप्त सम्मान और श्रेष्ठता के आधार पर किसी वर्ण की जीवन शैली या आदर्श का अनुकरण करना वर्ण मॉडल या संस्कृतिकरण कहलाता है। तो आप जब वर्ण मॉडल को फॉलो करते हैं, वर्ण मॉडल के हिसाब से चलते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं, यानी कि आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण का उच्च स्टेटस है, क्योंकि ये वर्ण मॉडल में बताया गया है, क्षत्रिय का उच्च स्टेटस है, या शूद्र का, वैश्य का उच्च स्टेटस है, तो आप उन्हीं के आदर्शों को, उन्हीं के जीवन शैली का अनुकरण करना चाहते हैं। तो इसीलिए इसको वर्ण मॉडल संस्कृतिकरण का वर्ण मॉडल कहा जाता है इसको। ठीक। नेक्स्ट आता है लोकल मॉडल। थर्ड है लोकल मॉडल। लोकल मॉडल क्या है? स्थानीय मॉडल। इन एवरी कंट्री some castes are considered to be more respectful than other on account of their economic power। ठीक। तो ये कहते हैं कि हर कंट्री में कुछ कास्ट जो है वो ज्यादा रिस्पेक्टफुल मानी जाती हैं। ठीक। कुछ कास्ट को ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, हाई पोजीशन में रखा जाता है, क्योंकि उनके पास जो है इकोनॉमिक पावर है, पैसा बहुत है, इसलिए उनको उस कास्ट को ज्यादातर रिस्पेक्ट दी जाती है। इसी को कहा जाता है लोकल मॉडल। इन एवरी कंट्री some castes are considered to be more respectful than other on account of their economic power। क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पावर अच्छी है, इसीलिए उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है।
स्थानीय मॉडल क्या होता है, प्रत्येक देश में कुछ जातियों को उनकी आर्थिक शक्ति के कारण, यानी कि उनके पास आर्थिक शक्ति बहुत अच्छी है, यानी कि अर्थव्यवस्था उनकी बहुत अच्छी है, इसलिए उनको ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ठीक, इसी को कहा जाता है स्थानीय मॉडल। उसी के कारण दूसरों की तुलना में अधिक सम्मानित माना जाता है, इसीलिए इसको स्थानीय मॉडल कहा जाता है। ठीक, दिस कास्ट में बी कॉल्ड द मास्टर कास्ट। तो जिस कास्ट को रिस्पेक्ट दी जाती है इकोनॉमी के बेस पे, इकोनॉमिक पावर के बेस पे, उनको आप मास्टर कास्ट कह सकते हैं या डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। ठीक, उनको आप मास्टर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। सो द लोअर कास्ट कॉपीज द लाइफ स्टाइल ऑफ द लोकल डोमिनेंट कास्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। तो उस कास्ट की, उस लोकल डोमिनेंट कास्ट में, लोकल एरिया में जो भी डोमिनेंट कास्ट होगी उसको लोअर कास्ट अपनाने की कोशिश करते हैं, इसी को लोकल मॉडल कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि हरियाणा में जो है जाट जो है, वो जाट जाति जो है वो डोमिनेंट कास्ट मानी जाती है। ठीक, अब वहां पे लोग क्या करेंगे, इसी जाति को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, इसी जाति के लाइफ स्टाइल को अपनाने की कोशिश करेंगे, तो इसी को लोकल मॉडल कहा जाता है। जबकि गुजरात में अगर आप जाएंगे तो लोग जाट को कॉपी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहां पे पटेल जो है वो डोमिनेंट कास्ट में, तो लोग पटेल को कॉपी करना चाहेंगे। ठीक, तो इसी को कहा जाता है लोकल मॉडल। इस जाति को मास्टर जाति या प्रमुख जाति कहा जा सकता है, इसलिए निम्न जातियां अपनी स्थिति सुधारने के लिए स्थानीय प्रमुख जाति की जीवन शैली की नकल करते हैं। यानी कि जो उस स्थान की प्रमुख जाति है या मास्टर जाति है, उसी को कॉपी करने की, उसी के जीवन शैली की नकल करने की कोशिश करती हैं, इसीलिए इसको स्थानीय मॉडल कहा जाता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन का इफेक्ट क्या होता है, संस्कृतिकरण के प्रभाव क्या हुए हैं। संस्कृताइजेशन इन लोक सोशल फील्ड, संस्कृताइजेशन इस आएगा यहाँ पे। ठीक है, संस्कृताइजेशन सोशल फील्ड है। ठीक, सामाजिकरण क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में संस्कृतिकरण। दूसरा है संस्कृताइजेशन इन इकोनॉमिक फील्ड। ठीक, तो इफेक्ट क्या हुआ, संस्कृताइजेशन का सोशल फील्ड में भी इफेक्ट हुआ, संस्कृताइजेशन का इकोनॉमिक फील्ड में भी इफेक्ट हुआ, आर्थिक क्षेत्र में भी संस्कृतिकरण हुआ। ठीक, संस्कृताइजेशन इन रिलीजियस फील्ड, रिलीजियस फील्ड में भी संस्कृताइजेशन हुआ, धार्मिक क्षेत्र में भी संस्कृतिकरण हुआ। संस्कृताइजेशन इन लिविंग पैटर्न, लिविंग पैटर्न में भी संस्कृताइजेशन हुआ, जीवन पद्धति में भी संस्कृतिकरण हुआ। ठीक, तो ये सब इफेक्ट ऑफ संस्कृताइजेशन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन क्या है, एमएन श्रीनिवास रिफर वेस्टर्नाइजेशन टू द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर as a result of over 150 years of British rule, and the term subsumes changes occurring at different levels, technologies, institutions, ideology, value. He traces westernization from the period of British Raj. तो एम एन श्रीनिवास ब्रिटिश राज से ट्रेस करते हैं वेस्टर्नाइजेशन को, और कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ये बताने की कोशिश की जाती है कि 150 साल के ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश राज्य में इंडियन सोसाइटी या इंडियन कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वही कहलाता है वेस्टर्नाइजेशन। जैसे हम वेस्टर्न के, यानी कि ब्रिटिश लोगों के टेक्नोलॉजी को अपनाए हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को अपनाए हैं, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके वैल्यूज को अपनाए हैं, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि एम एन श्रीनिवास जो है वो ब्रिटिश राज से वेस्टर्नाइजेशन को ट्रेस करते हैं। ठीक, वहां से देखते हैं। तो पश्चिमीकरण क्या है, इसमें एम एन श्रीनिवास पश्चिमीकरण को ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में लाए गए परिवर्तन के बारे में बताते हैं, और ये शब्द विभिन्न स्तरों, प्रौद्योगिकी, संस्थानों, विचारधारा, मूल्यों पर होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित करता है। वो ब्रिटिश राज की अवधि से पश्चिमीकरण का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि एम एन श्रीनिवास जो है ब्रिटिश राज से ही पश्चिमीकरण का पता लगाते हैं, वहां से देखते हैं कि किस तरह से पश्चिमीकरण हो रहा है भारतीय समाज में। तो ये पश्चिमीकरण है क्या, पश्चिमीकरण बताते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था 150 साल तक, उसकी वजह से भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में जो परिवर्तन आए उसको पश्चिमीकरण कहा जा सकता है।
ये परिवर्तन जो है किन किन चीजों पे असर डाले थे, ये प्रौद्योगिकी पे ज्यादातर असर डाले थे, संस्थानों पे ज्यादातर असर डाले थे, विचारधारा और मूल्यों पर ज्यादातर असर डाले थे। इन्हीं सबको पश्चिमीकरण कहा जाता है। सेकुलराइजेशन क्या है? धर्म निरपेक्षीकरण। सेकुलराइजेशन यानी कि धर्म निरपेक्षीकरण। द टर्म सेकुलराइजेशन मीन्स दैट what used to be religious is no longer perceived as such। सेकुलराइजेशन मतलब कि जो जिसको आप रिलीजियस मानते थे, अब उसको आप रिलीजियस मानना छोड़ देते हैं, उसी को सेकुलराइजेशन कहा जाता है। कि आप किसी चीज को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बाद में उस वहां से रिलीजन आप हटा दे रहे हैं, तो उसी को सेकुलराइजेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज में अगर आप रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये सेकुलराइजेशन कहलाता है। धर्म निरपेक्षीकरण क्या है? धर्म निरपेक्षता शब्द का अर्थ है जो पहले धार्मिक हुआ करता था वो अब ऐसा नहीं माना जाता। यानी कि जो चीजें धार्मिक होती थी, जैसे पॉलिटिक्स क्या है, राज क्या है, पहले धार्मिक होता था, अब वो धार्मिक नहीं है, तो आप कह सकते हैं सेकुलर गवर्नमेंट होती है। ठीक। सो धर्म निरपेक्षता यही है कि पहले जो चीजें धार्मिक होती थी अब वो धार्मिक नहीं। ठीक। It refers to a process of differentiation that affect various aspects of society, economic, political, legal, and moral, are seen to be more isolated from each other। ठीक। तो ये जो सेकुलराइजेशन है ये बहुत सारे एस्पेक्ट पे असर डालता है, जैसे कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट। पहले इकोनॉमी के साथ रिलीजन जुड़ा हुआ था, पॉलिटिक्स के बाद साथ रिलीजन जुड़ा हुआ था, लीगल के साथ रिलीजन जुड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है हट चुकी हैं, तो उन सब का असर इस पे हो रहा है। ठीक। तो ये भेदभाव की एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। तो ये जो संस्कृतिकरण है, ये जो सेकुलराइजेशन है, ठीक, सेकुलराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता जो है उसका असर बहुत सारे क्षेत्रों पे, बहुत सारे पहलुओं पे होता है, जैसे आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, कानूनी पहलू और नैतिक पहलू। इन सब पे धर्मनिरपेक्षता का असर होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ब्राह्मणाइजेशन, ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणाइजेशन यानी कि ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणाइजेशन या ब्राह्मणीकरण क्या होता है? श्रीनिवास यूज द टर्म ब्राह्मणाइजेशन for this process as he thought that the lower caste people must be trying to reach the place of Brahmins। तो ये ब्राह्मणाइजेशन सिंपल संस्कृताइजेशन का ही पार्ट है। तो सबसे पहले जब इन्होंने देखा कि जो लोअर कास्ट है वो ब्राह्मण को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने इस टर्म का नाम दिया ब्राह्मणाइजेशन। फिर बाद में जब इन्होंने और स्टडी किया तो देखा कि ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ ब्राह्मण को कॉपी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे लोग क्षत्रिय को कॉपी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे लोग वैश्य को भी कॉपी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे जहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट है वहां पे उसी को कॉपी कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने उसका नाम, ब्राह्मणाइजेशन का नाम बदल के संस्कृताइजेशन रख दिया। तो सिंपल बात है, दोनों सेम टर्म है। ठीक। सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो लोअर कास्ट है वो ब्राह्मण को कॉपी कर रहे हैं और ब्राह्मण की प्लेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया ब्राह्मणाइजेशन। बाद में देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कास्ट को लोग कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारी कास्ट को कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम संस्कृताइजेशन कर दिया। ठीक। ब्राह्मणीकरण क्या है? संस्कृतिकरण का एक हिस्सा है जिसमें पहले एम एन श्रीनिवास देखते हैं कि जो निम्न जातियां हैं वो ब्राह्मण जाति को कॉपी करने की, उनकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इसका ब्राह्मणीकरण नाम रखा। लेकिन बाद में देखा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण जाति को कॉपी कर रहे हैं, उसी की नकल कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों की नकल कर रहे हैं, बहुत सारी जातियों की नकल कर रहे हैं, जहाँ पे जो जाति प्रमुख है उसी की नकल कर रहे हैं, तो उसका नाम बदल के इन्होंने ब्राह्मणीकरण कर दिया। ठीक। श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि इनका मानना था कि निचली जाति के लोग ब्राह्मणों के स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। But later on found that lower castes are not only following Brahmin but also other caste। तो ये मैं बता चुका हूँ कि बाद में उनको पता चला कि ये सिर्फ ब्राह्मण को नहीं फॉलो कर रहे हैं बल्कि और भी जाति को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि निचली जातियां सिर्फ ब्राह्मण का ही नहीं नकल कर रहे हैं बल्कि अन्य जाति समूह का भी अनुसरण कर रहे हैं। ठीक। स्टडीज कुर्ग ओक्काज फैमिली पैटर्न। इन्होंने कुर्ग ओक्काज फैमिली पैटर्न की स्टडी किया है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। अध्ययन करते हैं कुर्ग ओक्काज फैमिली पैटर्न का। ठीक। परिवार पैटर्न का अध्ययन करते हैं कुर्ग और ओक्काज में।
स्टडीड इन रामपुरा विलेज। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कोड मिलाने के लिए आता है कि रामपुरा विलेज में किसका अध्ययन हुआ है, किसने स्टडी किया है। रामपुरा गांव में इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है, हमें पढ़ाई की है नहीं बल्कि उसका अध्ययन किया है। रामपुरा गांव का इन्होंने अध्ययन किया है। एम.एन. श्रीनिवास coined the term वोट बैंक इन हिज 1955 essay। ठीक, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वोट बैंक का टर्म किसने क्वाइन किया था, तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने किया था अपने एस्से 1955 में जो एस्से पब्लिश हुआ था। एस्से का नाम क्या था? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज एक एस्से था जो 1955 में पब्लिश हुआ। इसी में उन्होंने वोट बैंक का टर्म क्वाइन किया। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने 1955 के निबंध द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज में वोट बैंक शब्द को गढ़ा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वोट बैंक शब्द को किसने गढ़ा है, तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने गढ़ा है 1955 में अपने निबंध द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मैसूर विलेज में ये शब्द गढ़ा गया था। He said that unity is religious. Unity नहीं, unity of India is religious, या unity of caste is religious कह सकते। Unity of caste is religious। ठीक, he said that unity of caste is religious। उन्होंने कहा कि जाति की एकता जो है धार्मिक है। जाति की एकता जो है वो क्या है? धार्मिक है। क्रिटिसाइज इंडियन रिपब्लिक एंड सेड इट वाज अ मिथ। ये इंडियन रिपब्लिक को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि एक मिथ है, एक मिथ है ये। ठीक, मिथ कहते हैं जो जिसकी कोई सच्चाई ना हो। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हु क्रिटिसाइज इंडियन रिपब्लिक, सो इट इज एम.एन. श्रीनिवास हु क्रिटिसाइज इंडियन रिपब्लिक एंड सेड दैट इट वाज अ मिथ। भारतीय गणराज्य की इन्होंने आलोचना की है और कहा है कि एक मिथक है। मिथक कहते हैं जिसकी कोई सच्चाई ना हो। ठीक, तो इसकी आलोचना की है, भारतीय गणराज्य की आलोचना किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। Uses references group model in Indian context। references group model, reference group model का इस्तेमाल किया इन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो रेफरेंस ग्रुप किसका है आप बताइए? रेफरेंस ग्रुप और किसने यूज किया है? ठीक, तो रेफरेंस ग्रुप का इस्तेमाल इन्होंने किया है लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किया है, ये आपको याद रखना है। संदर्भ समूह का मॉडल का उपयोग किया इन्होंने भारतीय संदर्भ में। ठीक, भारतीय संदर्भ में संदर्भ समूह मॉडल का उपयोग किया है। अर्बन फ्रिंज का टर्म भी इन्होंने यूज किया है जो सबसे पहले टी.एल. स्मिथ ने यूज किया था। अर्बन फ्रिंज सबसे पहले टी.एल. स्मिथ ने यूज किया था। इंडिया में अर्बन फ्रिंज का टर्म जो है वो यूज किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। टी.एल. स्मिथ ने अर्बन फ्रिंज का टर्म दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि अर्बन फ्रिंज का टर्म किसने इस्तेमाल किया? यस, मार्टन। ठीक, सबसे पहले किसने दिया था ये बताइए? रेफरेंस ग्रुप मार्टन ने यूज किया है, उससे पहले भी किसी ने दिया था। ठीक, टी.एल. स्मिथ भारत में जो है एम.एन. श्रीनिवास ने अर्बन फ्रिंज का जो अवधारणा है उसका इस्तेमाल किया है। वैसे अर्बन फ्रिंज की जो अवधारणा है वो टी.एल. स्मिथ से संबंधित है। ठीक, एच.एस. हाइमन ने सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप मॉडल का इस्तेमाल किया है, फिर उसका इस्तेमाल आर.के. मर्टन ने किया है, फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। संदर्भ समूह का सबसे पहले इस्तेमाल सबसे पहले गढ़ा गया है एच.एस. हाइमन के जरिए। उसके बाद इसका उपयोग जो है संदर्भ समूह का आर.के. मर्टन ने किया है, फिर भारतीय संदर्भ में एम.एन. श्रीनिवास ने किया। ठीक, अर्बन फ्रिंज है क्या? इट इज एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल लैंड यूज टू अर्बन यूज, यानी कि जो रूरल लैंड है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, बाद में उसका अर्बन यूज होने लगे, यानी कि वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगने लगे, अर्बन चीजें लगने लगे, तो उसी को अर्बन फ्रिंज कहा जाता है। यानी कि अब खेती में नहीं इस्तेमाल हो रहा है बल्कि कारखाने वगैरह उसमें खुल रहे हैं। ठीक, तो उसी को अर्बन फ्रिंज कहा जाता है। शहरी सीमांत क्या है? ये कृषि और अन्य ग्रामीण भूमि उपयोग से शहरी उपयोग में परिवर्तन का क्षेत्र है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो पहले कृषि भूमि के लिए इस्तेमाल किया जाता था,
अब शहरी उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे औद्योगिकीकरण किया जाता है, ये सारी चीजें शहरी सीमांत कहलाती है। ठीक। अर्बन फ्रिंज कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? Located well within the urban sphere of influences, the fringe is characterized by a wide variety of land use, including dormitories, settlement, housing of middle income commuters who work in the central urban areas. जो urban fringe क्या है, जो urban areas के आसपास जो areas होती हैं, उनका इस्तेमाल फिर किया जाता है urban use के लिए। जैसे वहाँ पे hostels वगैरह खोले जाते हैं, फ्लैट वगैरह खोले जाते हैं, जहाँ पे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिडिल इनकम के जो लोग हैं, वो वहाँ पे रह पाएँ। ठीक। और डॉर्मेट्रीज वगैरह वहाँ पे बनाई जाती हैं। ये सारी चीजें अर्बन फ्रिंज में आ जाती है। प्रभाव के शहर क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से स्थित फ्रिंज को विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग की विशेषता है, जिसमें शयनगृह, बस्तियां, मध्य आय वाले यात्रियों के आवास शामिल है, जो केंद्रीय शहर में होती है। जैसे एक शहर है, ठीक, शहर के आसपास जो है, जो रूरल एरियाज होती हैं, वो धीरे धीरे बदलने लगती हैं। जैसे शहर में बहुत महंगाई होती है, तो जो मिडिल इनकम के लोग होते हैं, मध्य आय वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पे नहीं रह सकते। तो वो सोचते हैं भले से ही थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़े, हम थोड़ा शहर से हट के रहें। तो शहर से हट के इसी के आसपास रहते हैं। तो अब ये एरिया पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था, अब यहाँ पे फ्लैट वगैरह बन गए, ठीक, और रहने की जगहें बन गई, मिडिल आय के लोग वहाँ पे आके रहने लगे, तो बहुत सारी जरूरतें उनकी थी, तो बहुत सारे यहाँ पे काम भी होने लगे अब धीरे धीरे। ठीक। तो इसी को अर्बन फ्रिंज कहा जाता है। ठीक। बुक्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एमएन सिनेमास की मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, ठीक, 1942 में पब्लिश हुई थी। और रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, तो आपको पता है कुर्ग का अध्ययन किसने किया है? एमएन सिनेमास ने किया है। ये 1952 में पब्लिश हुई थी, 2003 में इसका नया एडिशन था। इंडियन विलेजेस 1960 में पब्लिश हुई। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर स्टेट 1962 में पब्लिश हुई। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर 1969, 1980, 1986। ठीक। इंडियाज विलेज, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंडियाज विलेज एमएन श्रीनिवास की है, लेकिन इंडियन विलेज जो है वो दूसरे थिंकर की है, तो ये आपको याद रखना होगा। द रिमेंबर्ड विलेज 1978, Dimension of Social Change in India 1977, The Dominant Caste and Other States 1987, The Cohesive Role of Sanskritization and Other States, तो Sanskritization एमएन श्रीनिवास का ही कॉन्सेप्ट है, 1989 में पब्लिश हुई। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग 1996, 1998। इसमें ईयर नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ईयर हैं इसमें, तो इसलिए इसमें ईयर नहीं पूछे जाते। एंड द लिविंग इन अ रिवोल्यूशन एंड अदर एस्टेज 1992 में पब्लिश हुई। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में पब्लिश हुई। सम रिफ्लेक्शन ऑन डावरी 1984 में पब्लिश हुई। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड्स 1998 में पब्लिश हुई। एस्से इन इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी 2001 में पब्लिश हुई। ठीक। आफ्टर डेथ, क्योंकि 1999 में डेथ हुई थी एमएन श्रीनिवास की। ठीक। सो ये सारी बुक्स हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।